आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के अध्याय 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक। टॉपिक का नाम है अध्याय 4 में कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इसको हम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्लास 10th के बच्चों इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो और भी खास करके होने वाला है। हमने इस वीडियो में अध्याय 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, खास करके हम टोटल प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं। और ये चाहे तो आप नोट्स कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्रश्न संख्या पहले नंबर की बात करें तो कहता है कार्बन क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कार्बन क्या है, अध्याय 4 का। उत्तर में लिखना है आपको कि कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। यह पृथ्वी पर सभी जीवित पदार्थों और कई कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। तो ये आपको आंसर लिखना है। कार्बन, अगर क्वेश्चन पूछे कार्बन क्या है तो कार्बन एक अधातु तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। यह पृथ्वी पर सभी जीवित पदार्थों और कई कार्बनिक यौगिकों का एक क्या होता है, मूल तत्व होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 का, जो कि आपको नोट्स कर लेना है। प्रश्न संख्या अगर हम 2 को देखें तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि बच्चों ये पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता जैसे कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि जो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है क्योंकि वह 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और करके स्थिरता प्राप्त करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करके वो क्या करते हैं, अपने अंदर एक स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसको हम चतु संयोजक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 4 को हम चतु संयोजक बोलते हैं। ऑप्शन में कहीं कहीं भी लिखा रहता है चतु संयोजक, तो आपको यही समझना है। चलिए, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 को कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होती है, आपको आंसर लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें बच्चों, तो इसमें कहता है कि सहसंयोजक बंध यानी जिसको कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो सहसंयोजक बंध की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें कहते हैं कि जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, यानी जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं यानी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और यौगिक बनाते हैं, तो उस बंधन को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मीथेन हो गया यानी CH4, जल हो गया H2O, अमोनिया हो गया NH3। ये सभी के सभी जो होते हैं इनके बीच में सहसंयोजक बंध होते हैं यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 3 में। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। फिर से प्रश्न संख्या 3 के बाद देख लेते हैं। सहसंयोजक बंध जो होता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये सहसंयोजक बंध होता क्या है, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं या साझा करते हैं और यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनना चाहिए, तो उस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे मेथेन CH4 हो गया, जल हो गया H2O और अमोनिया हो गया NH3। जैसे जल है तो H+ क्या होता है, O2, और क्या बन जाता है, ये बनता है आपको H2O बनता है ना। तो ये जो आपको H2O बन रहा है तो ये क्या बन गया, एक यौगिक बनते हैं ना मिल करके, ये दोनों परमाणु आपस में मिले तो क्या बने, यौगिक बने। तो इस प्रकार के जो इसके बीच में जो बंधन होते हैं वो सहसंयोजक बंध कहे जाते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि समावयवता जो है क्या होती है, जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 में कहते हैं कि समावयवता क्या होती है और इसे इंग्लिश में हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको लिखना है कि जब 2 या अधिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र समान होता है। जब 2 या अधिक यौगिकों क्या होता है, रासायनिक सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना क्या होती है, अलग होती है। इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जब 2 या अधिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र सेम रहेगा लेकिन उसकी संरचना अलग होगी तो उसे हम समावयवता कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन के 2 समाव अवयव होते हैं, जैसे कि N ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है, एक होता है N ब्यूटेन, आपको याद रखना आइसोब्यूटेन। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि ब्यूटेन के जो होते हैं वो कितने समाव अवयव होते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है 2 समाव अवयव होते हैं। पहला होता है N ब्यूटेन होता है, उसके बाद आइसोब्यूटेन होता है। प्रश्न संख्या 5 में अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि सम श्रृंखला, जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि सम श्रृंखला क्या है, तो सम श्रृंखला क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके आंसर सम श्रृंखला की। तो कहता है कि एक जैसी रासायनिक गुणों वाले यौगिकों की श्रृंखला जिसमें हर अगले यौगिक का सूत्र पिछले से CH2 और मेथिलीन समूह अधिक होता है उसे हम सम श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्केन श्रृंखला,
जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, ये सभी के सभी अल्केन श्रृंखला में आते हैं। जिसमें भी C और H रहता है ना, वो सभी के सभी आपको, जिसमें CH परमाणु रहेगा ना, CH परमाणु, वो सभी के सभी सम श्रृंखला अल्केन के सम श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इस तरीके से हो सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें बच्चों, इसमें कहता है कि संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो संतृप्त यौगिक, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक सहसंयोजक बंध हो, उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे मीथेन हो गया CH4, एथेन हो गया C2H6। तो इन सभी के बीच में क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट होता है, यानी CH4 के बीच में सिंगल कोवैलेंट होता है, C2H6 के बीच में भी सिंगल कोवैलेंट होता है। तो इस तरीके के कोई भी अगर यौगिक होता है जिनमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध होगा, तो उसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं और उन्हें ही संतृप्त यौगिक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखिए, कहता है कि असंतृप्त यौगिक क्या होता है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पहला था संतृप्त यौगिक जिसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये प्रश्न संख्या 7 में असंतृप्त यौगिक। कहता है वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा या तिहरा बंधन होता है। ऐसा कोई यौगिक होगा जिनके बीच में कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होगा? दोहरा या तिहरा क्या होगा? बंधन होगा, उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, इथेन हो गया यानी C2H4, इसके अंदर क्या होता है? दोहरा तिहरा क्या होता है? इसके अंदर बंधन होते हैं। और एथाइन हो गया यानी C2H2। ये कुछ उदाहरण है। तो इनके बीच में क्या होता है? संतृप्त यौगिक हम इसे कहेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो कार्बन परमाणु के बीच में दोहरा या तिहरा क्या होता है? बंधन होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 8 में कहता है कि कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो उत्तर में है, अणु में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे हम कार्यात्मक समूह कहते हैं। तो कार्यात्मक समूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप कहते हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है, इसको नोट करते जाना है प्रश्न को। इसका उत्तर हो जाएगा, अणु में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे हम कार्यात्मक समूह कहते हैं। जैसे आपको हो गया OH यानी हाइड्रोक्सिल, जिसको अल्कोहल होता है, COOH यानी कार्बोक्सिल होता है, OH को हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं और COOH को कार्बोक्सिल बोलते हैं, जिसमें अम्ल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की बात कर लेते हैं। इसमें कहता है कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, तो चलते हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी जो विशेषता साबुन और डिटर्जेंट की देखें, तो इसकी जो साबुन की बात कर ले, तो इसका जो निर्माण है, यानी इसके अंदर हम खास बात देखें तो निर्माण उत्पादों से कार्य भी, जैसे वसा और क्षार से, पेट्रोलियम से, है ना। तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि जो निर्माण होता है साबुन का, ये क्या होता है? वसा और क्षार से और पेट्रोलियम, वसा और क्षार से होता है। साबुन का क्या होता है? वसा और क्षार से होता है। लेकिन वहीं पे डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पादों से होता है। कार्य क्या होता है इसका अगर हम बात कर ले साबुन का, तो केवल मुलायमी पानी में काम आता है, और जो ये जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर पानी में भी काम आता है। उदाहरण के लिए जैसे हो गया सोडियम एस्टीएरेट हो गया और सोडियम लॉरिल सल्फेट हो गया। तो सोडियम एस्टीएरेट की बात कर ले या सोडियम लॉरिल सल्फेट की बात कर ले, ये दोनों क्या होते हैं? ये अलग अलग एग्जाम्पल्स उदाहरण है डिटर्जेंट के और साबुन के। तो आपको समझ में आ गया। तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, जो साबुन और डिटर्जेंट में अंतर बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, तो वसा और क्षार से होता है। डिटर्जेंट का निर्माण पेट्रोलियम से होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके कार्य का, तो ये केवल मुलायम पानी में ही काम आता है साबुन, और कठोर पानी में भी आ सकता है डिटर्जेंट। उदाहरण के लिए साबुन का उदाहरण हो जाएगा सोडियम एस्टीएरेट और डिटर्जेंट का सोडियम लॉरिल सल्फेट हो जाएगा। चलिए अगर बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 में, तो प्रश्न संख्या 10 में बच्चों कहता है कि एथेनॉल जो है क्या है, इसके दो उपयोग बताइए। तो एथेनॉल एक रंगहीन तरल पदार्थ है। एथेनॉल क्या है? एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। और इसका जो एथेनॉल होता है वो क्या होता है? एक रंगहीन तरल पदार्थ है। प्रश्न संख्या अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, अच्छा इसके उपयोग बताने हैं, तो इसके उपयोग हम देख लेते हैं। पहला उपयोग है मद्यपान पेय बनाने में, और दूसरा उपयोग है ईंधन में, ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाने में किया जाता है। दो चीजें होती है, एक तो मद्यपान पेय बनाने में, दूसरा उपयोग होता है ईंधन के रूप में पेट्रोल में मिलाने में होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में बात कर ले, इसमें कहता है कि एथनोइक अम्ल, एथनोइक एसिड जिसको बोलते हैं, का सूत्र लिखना है। तो एथनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। अगर एथनोइक एसिड या एथनोइक अम्ल का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र लिखना है, तो CH3COOH आपको याद कर लेना है, CH3COOH। ये होता है एथनोइक अम्ल एथनोइक एसिड का। इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, कहीं कहीं पे एसिटिक अम्ल भी लिखा रहेगा। एथनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें, इसमें कहता है बच्चों की एस्टर क्या होता है और यह कैसे बनता है। एस्टर कैसे बनता है, जब अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया होती है, यानी अल्कोहल और अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो एस्टर बनता है। यानी एस्टर बनने के लिए अल्कोहल और अम्ल को आपस में मिलना पड़ेगा, है ना। तो जब अल्कोहल और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है जो सुगंधित होता है। यानी जैसे कि CH3COOH प्लस C2H5OH है, तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ये हो गया आपको हो गया अल्कोहल और C2H5OH हो गया आपको अम्ल। तो इस दोनों को अभिक्रिया कराने पर CH3COO C2H5 प्लस H2, यानी एक बनता है एथनोइक अम्ल प्लस एथनॉल और एथाइल बनेगा, है ना। चलो अब जिसमें हम क्या होता है कि एसीटेट प्लस जल भी होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, इसमें कहता है कि साबुन के क्रियान्वयन का सिद्धांत क्या है। तो साबुन का जो क्रियान्वयन का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो चलो आंसर आप लिख लेते हैं। साबुन पानी में मिलकर के मिसेल बनाता है। साबुन जब पानी में मिलता है तो क्या बनता है, मिसेल बनाता है, जो गंदगी और तेल के कणों को चारों ओर से घेर कर पानी में घुला देता है ना। जैसे आप साबुन को पानी में मिलाएंगे तो एक मिसेल बनेगा। मिसेल बनते ही क्या होता है कि वह गंदगी और तेल के जो कण होते हैं, गंदगी और तेल के कण उनके चारों ओर से घेर कर पानी में क्या करते हैं, उसे घुला देते हैं। इससे कपड़े साफ हो जाते हैं। यही कारण है कि अगर आप साबुन से किसी कपड़े को साफ करते हो तो साफ होता है, क्योंकि जैसे साबुन पानी मिलता है तो मिसेल बनता है और मिसेल के कारण कोई भी गंदगी कपड़ा साफ हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, इसमें कार्बन के दो रूप है ना। ऑलोट्रॉप्स भी बोलते हैं इसके। कार्बन के दो रूप नाम बताया, तो पहला होता है हीरा, डायमंड जिसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला तो डायमंड है, और पहला हीरा और डायमंड हो गया। सेकेंड हो गया ग्रेफाइट। अब कहते हैं जो हीरा होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। इसके अंदर से करंट इजिली पास हो सकता है ना। यहाँ से विद्युत आप इजिली पास कर सकते हैं आसानी से। चलिए प्रश्न संख्या 15 की अगर हम बात करें, कार्बन यौगिकों के उपयोग बताना है। कार्बन यौगिक का क्या उपयोग होता है, उसका उपयोग बताना है। तो सबसे पहले उत्तर की बात करें, कहते हैं ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, रबर, औषधि इत्र आदि बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट में इसका उपयोग होता है ना। तो इसका ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल के रूप में। साथ में ये प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, औषधि हो गया, इत्र आदि बनाने में भी उपयोग होता है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो कार्बन यौगिक का उपयोग इन सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में क्लियर है। टोटल 15 प्रश्नों के आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पूरे को नोट करना है, याद करना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।